हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11th के वेक्टर वाले सीरीज को आगे बढ़ाते हुए प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के अंदर क्रॉस प्रोडक्ट के टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जब प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की शुरुआत की थी तो ये पढ़ा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। नंबर वन डॉट प्रोडक्ट और द स्केलर प्रोडक्ट, और नंबर टू दैट इज द क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट को ऑलमोस्ट फाइनल कर दिया था, वो सब कुछ समझ लिया था उसके बारे में कि उससे रिलेटेड किस तरह की प्रॉब्लम्स बनती हैं और क्या क्या उसमें पूछा जा सकता है। आज का टॉपिक होगा क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट। पिछले वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि इसको वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए बोला जाता है कि जो इसका रिजल्ट आता है वेक्टर प्रोडक्ट का या क्रॉस प्रोडक्ट का, वो एक वेक्टर क्वांटिटी आता है, तो इसलिए इस प्रोडक्ट का नाम वेक्टर प्रोडक्ट भी होता है। इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हमको फाइंड आउट करना होता है। तो पहले जो इसका प्रिंसिपल है या जो इसकी थ्योरी का पार्ट है वो ये है कि अगर हम लोग दो वेक्टर लेते हैं, वेक्टर ए और इसको लिखेंगे क्रॉस वेक्टर बी। यहाँ पे हम लोग दो वेक्टर बना लेते हैं। पहले एक ये वेक्टर ए है और ये दूसरा वेक्टर बी है, और इन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। इस दोनों वेक्टर का अगर हमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए जो हमारे पास एक्सप्रेशन होता है ये है मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इनटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इनटू इन दोनों वेक्टर्स के बीच के एंगल का साइन, दैट इज द साइन थीटा। इतना पार्ट जो है वो इन दोनों वेक्टर के प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड बताता है। लेकिन हम लोगों ने ये कहा शुरू में कि दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा, तो यहाँ से तो हमको मैग्नीट्यूड मिल गया, लेकिन हमको डायरेक्शन भी फाइंड आउट करना है, और फाइंड आउट करने के साथ साथ हमको यहाँ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट भी करना है, उसको शो भी करना है, ताकि ये देख के हमको पता चले कि हमारा काम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालने तक ही सीमित नहीं है, उसके आगे हमको डायरेक्शन भी फाइंड आउट करना है। तो डायरेक्शन के लिए हम लोग यहाँ पे यूनिट वेक्टर एन लगाते हैं। यूनिट वेक्टर एन लगाने का मतलब ये होता है कि यूनिट वेक्टर में भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा। तो इस मैग्नीट्यूड में अगर हम यूनिट मैग्नीट्यूड यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैग्नीट्यूड हमारा जो आना चाहिए था वो आएगा, और ये इसका जो डायरेक्शन होगा इस पूरे को वो डायरेक्टिव बना देगा। डायरेक्टिव बना देगा का मतलब ये कि इस मैग्नीट्यूड के साथ साथ इस क्वांटिटी में डायरेक्शन भी इंक्लूड हो जाएगा, और जो हम चाहते हैं कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमको वेक्टर का रिजल्ट दे, वो रिजल्ट हमको यहाँ से मिल जाएगा। अब मान लीजिए कि हमने ये दो वेक्टर ले लिया ए क्रॉस बी, इसका मैग्नीट्यूड तो हम लोगों ने निकाल लिया, मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी इंटू साइन थीटा। लेकिन इन दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन फाइंड आउट करना हमारा सबसे बड़ा टारगेट होता है। तो उस टारगेट को निकालने के लिए एक तरीका हम समझते हैं कि दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है। इसके लिए बहुत ध्यान से ये समझने की जरूरत है। डायरेक्शन निकालना ही क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो डायरेक्शन कैसे निकाला जाएगा, इसके लिए हम ये देखते हैं कि इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट को लिखते समय कौन सा वेक्टर पहले लिखा गया है और कौन सा दूसरी पोजीशन पे लिखा गया है। जो पहले लिखा गया है दैट इज द फर्स्ट वेक्टर, और जो दूसरी पोजीशन पे लिखा गया है दैट इज द सेकंड वेक्टर। यानी हमारे इस तरह से जोर दे के ये बात बोलने का मतलब है कि ए अगर पहले लिखा गया है तो ये पहला वेक्टर होगा, और बी अगर पहले लिखा गया होता तो बी पहला होता। यानी कि ए क्रॉस बी
और बी क्रॉस ए, ये दोनों सेम बात नहीं मानी जा सकती, क्योंकि इसको लिखने में सीक्वेंस का अंतर है। उस अंतर से क्या फर्क पड़ने वाला है ये अभी आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना जरूर दिमाग में रखिए कि अगर ए क्रॉस बी लिखा है और बी क्रॉस ए लिखा है तो इन दोनों के सीक्वेंस में फर्क है। ए क्रॉस बी में ए पहले है, बी बाद में है, और बी क्रॉस ए में बी पहले है, ए बाद में है। इस सीक्वेंस का बहुत बड़ा फर्क है, तो ये सीक्वेंस हम ध्यान में रखेंगे। और यहाँ अभी हम ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालेंगे, फिर थोड़ा आगे बढ़ने के बाद बी क्रॉस ए का डायरेक्शन भी निकालेंगे। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग अपने राइट हैंड का यूज करते हैं। राइट हैंड के यूज में इस फिंगर्स, राइट हैंड की फिंगर्स और राइट हैंड के थंब को इस तरीके से रखा जाता है कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, बिल्कुल सीधा। ऐसे अंगूठा मोड़ के नहीं रखेंगे, कहीं ऐसे नहीं मोड़ेंगे, ऐसे नहीं मोड़ेंगे, बिल्कुल इस तरीके से रखा जाएगा कि थंब मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द फिंगर्स। पहली बात ये, तो हम यहाँ एक हेडिंग डाल रहे हैं कि हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अभी हम ए क्रॉस बी के डायरेक्शन निकालने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला स्टेप जो हमारा है कि यूज द राइट हैंड such that thumb must be perpendicular to fingers। पहले तो हम इसको इस तरीके से सेट करेंगे अपने राइट हैंड के हथेली को कि फिंगर्स के परपेंडिकुलर थंब होना चाहिए। दूसरा स्टेप हमारा ये होता है कि हम लोग जो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं इसमें जो वेक्टर पहले लिखा हुआ है, हम लोग अगर ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो ए पहले लिखा हुआ है, तो पहले लिखे गए वेक्टर की तरफ हम अपने राइट हैंड के फिंगर्स को रख देते हैं, जिसको हम लोगों ने इस तरीके से एडजस्ट किया हुआ है। पहले वाले वेक्टर के डायरेक्शन को इंडिकेट करते हुए हम राइट हैंड के फिंगर्स को रखेंगे, यानी कि पुट द फिंगर्स इन डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। Put the fingers in direction of first vector। अब पहला वेक्टर यहाँ पे आपको दिख रहा है वेक्टर ए, इसके डायरेक्शन में हमको फिंगर रखना है। तो आप जरा ध्यान से देखिएगा, हमारे पास इस पहले वेक्टर ए के डायरेक्शन में फिंगर रखने का 4 पॉसिबल तरीका हो सकता है। पहला कि हम ऐसे रख दें, दूसरा हम ऐसे रख दें, तीसरा हम ऐसे रख दें, और चौथा हम ऐसे रख दें। ये 4 पॉसिबल वे है कि हम वेक्टर ए के डायरेक्शन को इंडिकेट करते हुए अपने फिंगर्स को रख सकते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर मैं इस बोर्ड पर ये बात आपको समझा रहा हूं तो पहला ये है कि अपनी हथेली जमीन की तरफ रखते हुए, दूसरा है कि अपनी हथेली को पूरा बोर्ड पर सटा कर रखते हुए, तीसरा है कि अपनी हथेली को ऊपर की तरफ रखते हुए, और चौथा ये है कि बोर्ड की तरफ के अपोजिट साइड में अपनी हथेली को रखते हुए। ये 4 पॉसिबल वे हो गया हमारे पास, कि चारों में आपको दिख रहा होगा कि वेक्टर ए की तरफ हमारे राइट हैंड की फिंगर्स जो है वो इंडिकेट कर रही हैं। लेकिन अब चारों तो नहीं रख सकते, तो उसमें से कौन सा वाला हमको यूज करना है? तो उसका नियम है कि हम इस तरह से रखेंगे, इस 4 में से वो वाला तरीका अडॉप्ट करेंगे
जिसमें अगर हम फिंगर्स को ऐसे मोड़ना शुरू करते हैं, इस तरह से हथेली को ऐसे मोड़ना शुरू करते हैं, तो वो दूसरे वाले वेक्टर की तरफ इंडिकेट करने लगे। पहले वाले वेक्टर के डायरेक्शन में रखे गए हथेली को जब हम मोड़ना शुरू करें तो वो दूसरे वाले की तरफ इंडिकेट करने लगे। वो वाला तरीका हमको हथेली को रखना होगा पहले वाले वेक्टर के डायरेक्शन में। अब देखिए, तो मैंने ये कहा था कि सबसे पहले जो है हम लोगों ने तरीका लगाया हथेली नीचे की तरफ, अगर मोड़ेंगे तो ये दूसरे वाले वेक्टर की तरफ इंडिकेट नहीं कर रहा है, ये दूसरे वाले वेक्टर की तरफ इंडिकेट नहीं कर रहा है। चलिए हथेली इस पर रख लिया, इसको भी ऐसे मोड़ दिया तो ये अंदर की तरफ बताने लगा, बोर्ड के प्लेन के अंदर जाता हुआ, वो वाला भी डायरेक्शन इंडिकेट नहीं कर रहा है। अगर हम इस तरह से हथेली बाहर की तरफ रखते हैं और तब मोड़ते हैं तो भी ये दूसरे वाले वेक्टर की तरफ इंडिकेट नहीं कर रहा है। इसमें से जो तरीका अभी हम लोगों ने स्किप किया, ऐसे यानी हथेली को ऊपर के डायरेक्शन में रखते हुए और तब इसको मोड़ेंगे तो ये दूसरे वाले वेक्टर की तरफ आने लगेगा। ऐसा आप देख पा रहे होंगे कि अगर हमने इसको ऐसे मोड़ा तो ये दूसरे वाले वेक्टर के डायरेक्शन में आ गया। उस समय हमारा ये परपेंडिकुलर थंब जो है ये जिधर भी इंडिकेट कर रहा होगा, यानी इस केस में ये बोर्ड के प्लेन से ऐसे बाहर की तरफ जाता हुआ इंडिकेट कर रहा है। तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन आएगा वो इस फिगर के लिए बोर्ड के प्लेन से बाहर जाता हुआ आएगा। यानी कि अब इस स्टेटमेंट को हमने अभी अधूरा छोड़ा था, इसको हम पूरा करते हैं कि पुट द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर such that the fingers can be turned, एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स, यानी उंगलियों को मोड़ना। तो पुट द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर such that the fingers can be curled in the direction of second vector, तो यानी फिंगर को हम लोग सेकंड वेक्टर की तरफ मोड़ पाए, उस तरीके से हमको अपनी फिंगर्स को पहले वाले वेक्टर की तरफ रखना है, इन द डायरेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर। ये हम लोगों ने दूसरा काम कर लिया। आप देख सकते हैं कि ऐसे हमने रखा है, इसको यहाँ पे मोड़ा तो ये दूसरे वाले वेक्टर की तरफ मुड़ने लगा। मान लीजिए कि हमको B क्रॉस A निकालना होता, अभी यहाँ पे हम A क्रॉस B की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई यहीं पे ये पूछ दे कि अच्छा सर B क्रॉस A करना होगा तो क्या करेंगे, तो ये करेंगे कि उसमें पहला वेक्टर कौन सा लिखा होगा, वेक्टर B। अगर हमें B क्रॉस A निकालना है तो वहां पहला वेक्टर लिखा होगा वेक्टर B, तो हम B की तरफ फिंगर कर लेंगे और इसको A की तरफ मोड़ लेंगे। B क्रॉस A का मतलब पहले वाले वेक्टर की तरफ फिंगर किया और इधर मोड़ लिया। यहाँ B की तरफ भी रखने के वही पॉसिबल 4 तरीके हैं, ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे। तो इसमें कौन सा तरीका ऐसा आएगा कि मोड़ने पर ये A की तरफ मुड़ जाएगा, तो ये वाला तरीका। इधर हमने मोड़ा, A की तरफ मुड़ गया, अंगूठा किधर बता रहा है, बोर्ड के प्लेन के अंदर जाता हुआ। तो B क्रॉस A का डायरेक्शन जो है वो बोर्ड के प्लेन के अंदर जाता हुआ होगा और A क्रॉस B का डायरेक्शन जो है यहाँ पे बोर्ड के प्लेन से बाहर आता हुआ होगा। ये बात आप क्लियर रखिएगा कि हमेशा ये मतलब नहीं है कि A क्रॉस B का डायरेक्शन बोर्ड के प्लेन से बाहर ही आएगा और B क्रॉस A का डायरेक्शन हमेशा बोर्ड के प्लेन के अंदर ही जाएगा। वो डिपेंड इस बात पे करेगा कि ये वेक्टर को किस तरह से बनाया गया है, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, इस बात पे डिपेंड करता है। नाउ द थर्ड पॉइंट कि परपेंडिकुलर थंब indicate the direction of वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। हमको A क्रॉस B का डायरेक्शन यहां से मिल जाएगा। ये कंप्लीट प्रोसीजर है A क्रॉस B का डायरेक्शन, यानी कि ये वाला यूनिट वेक्टर
n फाइंड आउट करने का। तो हमको डायरेक्शन मिल गया, यानी कि जब इस चीज का मल्टीप्लिकेशन हम इस पूरे के साथ करेंगे तो ये पूरी चीज को डायरेक्टिव यानी वेक्टर बना देगा, और मैग्नीट्यूड 1 है तो मैग्नीट्यूड जो इसका मेन हमने निकाला हुआ है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्रॉस प्रोडक्ट के रिजल्ट में जो डायरेक्शन निकला है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि यूनिट वेक्टर n जो कि इस क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन है वो इन दोनों वेक्टर्स, वेक्टर a और वेक्टर b, इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। हमेशा द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज परपेंडिकुलर टू द बोथ गिवन वेक्टर्स, जिसका कि हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, यानी इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेक्टर a एंड वेक्टर b। अगर वेक्टर a और वेक्टर b का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला गया है, या वेक्टर b और वेक्टर a का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला गया है, वेक्टर p और वेक्टर q का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला गया है, वेक्टर q और वेक्टर p का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला गया है, इन सारे केसेस में, यानी कि इन ऑल द केसेस ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट द डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स, जिनका कि हमको क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। ये क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन और ये उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तरीका है। अब इसी बात को हम लोग ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स वाले केस के लिए भी अप्लाई करते हैं कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के केस में हम लोग डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे और उसका क्या डायरेक्शन आएगा। चलिए, तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर में जिस तरह से आपको याद होगा, अगर आपने डॉट प्रोडक्ट की वीडियो देख रखी है तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने उसमें i डॉट i, i डॉट j, i डॉट k, j डॉट j, k डॉट k, ये सारी चीजें निकाली थी। यानी कि हर पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ i, j एंड k में से दो दो को लेकर, i, j और k में से दो दो को लेकर का मतलब कि i j को लेकर उसका डॉट प्रोडक्ट, j और k को लेकर उसका डॉट प्रोडक्ट, i और k को लेकर उसका डॉट प्रोडक्ट, उसके बाद i और i को लेकर, j और j को लेकर, k और k को लेकर, ये सबका डॉट प्रोडक्ट हम लोगों ने निकाला था और उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट हमको मिला था। जैसे i डॉट i मिला था 1, j डॉट j मिला था 1, k डॉट k मिला था 1। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग इन वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट के साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग i क्रॉस i। अब i क्रॉस i में देखिए, हमने अभी जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ था कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, यानी कि यहाँ पर वेक्टर a की जगह i कैप लिया है और वेक्टर b की जगह भी हम लोगों ने i कैप ही लिया है, यानी कि ये दोनों वेक्टर पॉजिटिव x एक्सिस के डायरेक्शन में ही लिए गए हैं और इनका मैग्नीट्यूड 1 है। तो हमको सबसे पहले लिखना है पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दैट इज 1। उसके बाद दूसरा था मॉड ऑफ b, यानी कि दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दैट इज आल्सो 1। और इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, इन दोनों वेक्टर्स के बीच के एंगल का मतलब हुआ कि ये भी पॉजिटिव x एक्सिस के डायरेक्शन में है और ये वाला भी पॉजिटिव x एक्सिस के डायरेक्शन में है। इसका मतलब कि इस केस के लिए थीटा की जो वैल्यू आएगी, जो हमारा फॉर्मूला था a b cos थीटा, साइन थीटा, उसमें थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0। तो इसका मतलब हुआ कि a b साइन 0 डिग्री और इनटू इसका डायरेक्शन यूनिट वेक्टर n। चूंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है इसलिए ये पूरा रिजल्ट ही हमारा 0 बन जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड 0 होगा और इस टाइप के वेक्टर को बोला जाता है नल वेक्टर्स। इसको हम लोग बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है, दैट टाइप ऑफ वेक्टर इज नोन एज द नल वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड 0 आ गया। उसी तरह से हम लोग अगर j क्रॉस j निकालते हैं
तो दैट इज 1 इंटू 1, इन दोनों का मैग्नीट्यूड 1, और ये दोनों वेक्टर पॉजिटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस में दोनों अगर हैं तो इनका भी एंगल कितना बना, 0 बना, तो यहाँ भी साइन 0 डिग्री और इनटू यूनिट वेक्टर n दैट इज आल्सो 0। ये दो चीजों से आपको ये बात समझ आ गई होगी कि अगर दो पैरेलल वेक्टर्स जो एक ही डायरेक्शन में हैं, पैरेलल वेक्टर्स का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमको 0 मिलने वाला है। अगर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते, अपोजिट होने का मतलब ये है कि मान लीजिए हमने एक वेक्टर i लिया और दूसरा माइनस i लिया, एक वेक्टर i लिया और दूसरा माइनस i लिया, और हमको कैलकुलेट करना है i क्रॉस माइनस i। तो i, आप इसको ये मत बोलिएगा कि i मल्टीप्लाइड विथ i, नो, i का i के साथ मल्टीप्लिकेशन वर्ड यूज नहीं होगा, इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट। क्योंकि मैंने आपको ये बात पहले ही क्लियर कर दी है कि वेक्टर के केस में डॉट साइन और क्रॉस साइन का मतलब अलग अलग होता है, तो मल्टीप्लाई कॉमन वर्ड हम यूज नहीं कर सकते। i क्रॉस माइनस i, अब पहले वाले i का मैग्नीट्यूड आया 1, दूसरे वाले i का भी मैग्नीट्यूड 1। ये बात भी ध्यान रखिएगा कि माइनस i कैप लिखने का मतलब -1 नहीं, 1 इन द नेगेटिव x डायरेक्शन। माइनस i का लिखने का मतलब हुआ कि मैग्नीट्यूड इज 1 इन नेगेटिव x एक्सिस के डायरेक्शन में। तो ये 1 और ये पॉजिटिव x एक्सिस के डायरेक्शन में है और ये दूसरा वाला नेगेटिव x एक्सिस के डायरेक्शन में है, तो इन दोनों के बीच का एंगल हो गया 180 डिग्री। इट मींस कि यहाँ लिखा जाएगा साइन 180 डिग्री और साथ में यूनिट वेक्टर n। तो हमको ये पता है कि साइन 180 डिग्री की वैल्यू भी 0 होती है, तो यानी कि i क्रॉस माइनस i भी क्या हो गया, 0। उसी तरह से j क्रॉस माइनस j भी क्या आएगा, 0। k क्रॉस माइनस k भी क्या आएगा, 0। k क्रॉस k भी क्या आएगा, 0। k क्रॉस k दैट इज आल्सो इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू साइन 0। इन दोनों के बीच का एंगल 0, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है, और इन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री बिकॉज दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, और यूनिट वेक्टर n दैट इज आल्सो इक्वल टू 0। j क्रॉस माइनस j दैट इज इक्वल टू 0। k क्रॉस माइनस k दैट इज आल्सो इक्वल टू 0। यानी कि हम इस तरीके से एक बात यहाँ पॉइंट आउट कर सकते हैं कि द क्रॉस प्रोडक्ट या द रिजल्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, द रिजल्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट of two parallel vectors, the result of cross product of two parallel vectors is 0। ये बात हम लोग यहाँ से समझ गए, दो पैरेलल वेक्टर्स होंगे तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उसका रिजल्ट 0 आएगा। कैसे 0 आएगा, एक चीज और, एक तरीके से और देख लेते हैं। अभी हमने फॉर्मूला लिखा कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू, हम इसको एक और तरीके से लिखते हैं, बार बार मॉड्यूलस यूज नहीं करेंगे, बिना वेक्टर साइन लगाए अगर हम वेक्टर a को a लिख देते हैं तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। ये बात भी हम लोग पहले के वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर a या बिना वेक्टर साइन लगाए a, ये दोनों ही सेम चीज है, दोनों ही मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दैट इज द a b साइन थीटा और यूनिट वेक्टर n। अब अगर दो पैरेलल वेक्टर हैं, यानी कि इफ थीटा इज इक्वल टू पैरेलल वेक्टर के लिए इधर 0 डिग्री और 180 डिग्री, अगर ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं तो हमारा a क्रॉस b जो है साइन 0 और साइन 180 दोनों के लिए 0 हो जाएगा। तो दो वेक्टर के पैरेलल होने की ये एक शर्त भी है, इट इज अ कंडीशन फॉर द टू वेक्टर्स टू बी पैरेलल। It is the condition for two vectors to be parallel. If the cross product of two vectors is 0,
then the vectors are parallel. अब जैसे मैंने डॉट प्रोडक्ट में एक बात बताई थी कि अगर आपको कहीं पे ये दिखता है कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो आप समझ लीजिए कि वो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। अगर डॉट प्रोडक्ट के केस में हमको ऐसा दिखता है कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, और अगर ऐसा दिखता है कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो ये बात ऑटोमेटिकली फ्लैश होनी चाहिए कि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। उसी तरह से अगर हमको कहीं पे ये दिखता है कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो मतलब है कि वो वेक्टर पैरेलल हैं, और अगर कहीं ये दिया गया है कि दो वेक्टर पैरेलल हैं तो ये बात फ्लैश हो जानी चाहिए कि उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 0 आएगा। ये तो दो पैरेलल वेक्टर्स की बात हो गई। अब दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स की बात भी कर लेते हैं। दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए अगर हम ये ए बी साइन थीटा का फॉर्मूला यूज करें तो वो ए बी और साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मतलब हुआ 1, तो वो तो a इंटू बी आ जाएगा। लेकिन फिर वहां अब चूंकि वो 0 नहीं हुआ तो डायरेक्शन फाइंड आउट करना मैंडेटरी हो जाता है, फिर हमको डायरेक्शन फाइंड आउट करना ही करना पड़ेगा। कैसे डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे वो देखिए। तो हम सबसे पहले अभी दो ही वेक्टर ले रहे हैं। मान लीजिए हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाया, ये हुआ एक्स एक्सिस, ये हुआ वाई एक्सिस। इसका मतलब हुआ कि पहला वेक्टर इधर हुआ आई कैप और दूसरा वेक्टर इधर हुआ जे कैप। पहला वेक्टर इधर हुआ आई कैप, दूसरा वेक्टर इधर हुआ जे कैप। तो और ये बोर्ड के बाहर की तरफ आता हुआ प्लेन है, दैट इज द जेड एक्सिस। ये एक्सिस जो है ये बोर्ड के प्लेन से बाहर है। आप यहाँ पर ये बात भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमने ये एक छोटा सा हमारे पास रॉड है, तो हम एक्स एक्सिस ये बोर्ड के प्लेन पर है, वाई एक्सिस ये बोर्ड के प्लेन पर है, और जेड एक्सिस को हमने ऐसे बोर्ड के प्लेन से बाहर कर दिया है। यहाँ पे आप तीनों एक्सिस इमेजिन कर पा रहे होंगे। X axis is on the plane of board, Y axis is also on the board, and Z axis coming outward from the plane of the board. यानी कि अगर इस तरफ यूनिट वेक्टर लेते तो ये वेक्टर K होता। चलिए अब हमको निकालना है I क्रॉस J। यहाँ पे हम फाइंड आउट करने वाले हैं सबसे पहले I कैप क्रॉस J कैप। तो मैग्नीट्यूड तो हमको मालूम है कि I का मैग्नीट्यूड होगा 1, J का मैग्नीट्यूड भी होगा 1, और इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री बनेगा। तो 1 इंटू 1 इंटू साइन 90, 1 इंटू 1 इंटू साइन 90 डिग्री। इतना तो हम लोगों ने मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब जो वो यूनिट वेक्टर n है जिसका कि डायरेक्शन हमको फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए वही अपना राइट हैंड रूल यूज करेंगे। वो राइट हैंड रूल आप देखिए, ये वेक्टर k है। राइट हैंड रूल में मैंने बताया कि हमको पहले वाले वेक्टर की तरफ फिंगर को रखना है सच दैट कि हम उसको दूसरे वाले वेक्टर की तरफ टर्न करा सकें। फिंगर्स को पहले वाले वेक्टर की तरफ फिंगर रखना है, इस तरह से रखना है कि उसको जब टर्न कराया जाए तो वो दूसरे वाले वेक्टर की तरफ इंडिकेट करना शुरू करे। तो चलिए ये बना लिया। हम लोगों ने आई की तरफ वेक्टर रखा ऐसे, जिसमें हथेली मेरी ऊपर की तरफ है, और जब हम इसको 90 डिग्री टर्न कराएंगे, मोड़ेंगे, तो ये दूसरे वाले वेक्टर की तरफ इंडिकेट करने लगेगा। उस समय हमारा अंगूठा जो है वो बोर्ड के प्लेन से बाहर आता हुआ डायरेक्शन बता रहा है। तो बाहर की तरफ बोर्ड के प्लेन से बाहर आता हुआ डायरेक्शन मतलब क्या हुआ? तो जेड एक्सिस की तरफ डायरेक्शन हो गया। ये जेड एक्सिस भी बोर्ड के प्लेन से बाहर आ रहा है, तो डायरेक्शन जो आई क्रॉस जे का आया वो जेड एक्सिस की तरफ आ गया। और जेड एक्सिस की तरफ डायरेक्शन आने का मतलब हुआ कि मैग्नीट्यूड 1 एंड द डायरेक्शन इज इन पॉजिटिव जेड। तो मैग्नीट्यूड 1 और डायरेक्शन पॉजिटिव जेड, ये क्या बताएगा? तो इसको बोला जाता है के कैप। यानी यहाँ यूनिट वेक्टर की जगह हम लोगों ने क्या किया? के कैप। चूंकि मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ है, तो हमने 1 इंटू 1 इंटू
1 और k कैप, यानी फाइनल आंसर इज k कैप. इट मीन्स कि व्हाट इज द रिजल्ट, I क्रॉस j इज इक्वल टू k. उसके बाद अब हम लोग निकालेंगे I क्रॉस k. तो पहले वाले एग्जाम्पल से हमको ये तो समझ में आ ही गया है कि हमारा मैग्नीट्यूड 1 ही आने वाला है, क्योंकि जो दो वेक्टर लिए गए हैं इनका मैग्नीट्यूड 1 है और इनके बीच का एंगल भी 90 डिग्री है, तो साइन 91 ही आएगा. तो मैग्नीट्यूड तो 1 आने वाला है, यानी हमारा मेन फोकस जो है वो इसका डायरेक्शन फाइंड आउट करने पर है. तो डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं. अब हमको I क्रॉस k निकालना है. ये देखिए, ये हमारा वेक्टर है z एक्सिस की तरफ. अब I क्रॉस k निकालना है, तो हमको फिंगर जो है वो I के डायरेक्शन में रखना होगा और उसको मोड़ने पर k के डायरेक्शन की तरफ इंडिकेट करना चाहिए. यानी हमने I की तरफ डायरेक्शन रखा और ऐसे मोड़ा तो ये k की तरफ आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे. ये हमारा k वेक्टर है, ऐसे रखा और हम इसको ऐसे मोड़ पा रहे हैं. तो I क्रॉस k के लिए हमारा थंब जो है वो सीधे y एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है. तो यानी कि I क्रॉस k का जो डायरेक्शन हुआ ये हुआ माइनस वेक्टर या माइनस का j कैप. I क्रॉस j हुआ k कैप, I क्रॉस k हुआ j कैप, माइनस का j कैप. हमने अभी एक चीज देखा था कि अगर हमारे पास ये दो वेक्टर थे, वेक्टर a और ये दूसरा वेक्टर था वेक्टर b, तो इन दोनों के डायरेक्शन पर ही हम ये बात समझ लेते हैं. a क्रॉस b का जब डायरेक्शन निकाला तो ये आया बाहर की तरफ, a क्रॉस b आउटवर्ड. फिर ध्यान से देखिएगा, a फिंगर्स मोड़ा b और डायरेक्शन बना आउटवर्ड. अगर हमने b क्रॉस a निकाला तो b a की तरफ टर्न किया इनवर्ड, b a की तरफ टर्न किया तो अंगूठा बोर्ड के प्लेन के अंदर की तरफ यानी इनवर्ड. यानी कि द डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b इज जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ b क्रॉस a. द डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b is just opposite to the direction of b cross a. Similarly, the direction of I cross j और j क्रॉस i दोनों का एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन आने वाला है. हम यहाँ लिख सकते हैं बिना निकाले कि j क्रॉस i कैप इज इक्वल टू माइनस का k कैप. आप करके भी देख सकते हैं, j की तरफ फिंगर रखिए, i की तरफ मोड़ दीजिए, अंगूठा जो है अंदर की तरफ जा रहा है. z एक्सिस हमने इसे बाहर की तरफ लिया हुआ है तो अंगूठा अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब कि वो माइनस का k कैप बताएगा. I क्रॉस j हो गया k, I क्रॉस k हो गया j, j क्रॉस i हो गया माइनस k क्रॉस i, k क्रॉस i ये हो गया हमारा प्लस का j. चूंकि I क्रॉस k का डायरेक्शन माइनस j है तो k क्रॉस i का डायरेक्शन ठीक उसके उल्टा यानी प्लस का j हो जाएगा. उसके बाद आते हैं j क्रॉस k पर. अगला है वेक्टर j क्रॉस वेक्टर k या j कैप क्रॉस k कैप. तो j क्रॉस k के लिए आप देखिए, हम लोगों ने j की तरफ फिंगर रखा, k की तरफ मोड़ लिया, अंगूठा जो है यानी थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, j क्रॉस k इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, यानी j क्रॉस k का डायरेक्शन आया i कैप. j क्रॉस k का डायरेक्शन हो गया i कैप, तो k क्रॉस j का डायरेक्शन हो जाएगा, k क्रॉस j का डायरेक्शन हो गया माइनस i कैप. ये हमने अपने राइट हैंड का यूज करके, राइट हैंड रूल से हम लोगों ने ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स यानी i कैप, j कैप और k कैप में दो दो का पेयर बनाकर उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला. लेकिन अब ये अगर हमको कहीं एग्जाम टाइम पे जब सॉल्व करना पड़े या कहीं क्विकली बताना पड़े तो फिर तो हम ये डायग्राम बनाएंगे, फिर ये फिंगर सेट करेंगे, फिर उसको टर्न कराएंगे,
तो दिस इज द टाइम टेकिंग प्रोसीजर, इसमें थोड़ा समय हमको ज्यादा लगने लगता है। तो इसके लिए हम लोग एक ट्रिक बनाते हैं, एक ट्रिक यूज करते हैं, वो एक शॉर्टकट है जो कि हमको डायरेक्ट रिजल्ट देता है। यहाँ पर मैं ये डायग्राम मिटा रहा हूँ और जो रिजल्ट हमने निकाल के रखा हुआ है ये रिजल्ट मैं नहीं मिटा रहा हूँ, ताकि अगली ट्रिक से जो हम रिजल्ट निकालेंगे आप ये वेरीफाई कर पाएं कि ये बात सही थी और वो ट्रिक भी सही है। कैसे वेरीफाई करते हैं ये देखिए। तो इसके लिए हम लोग एक सर्कल लेते हैं, मैं यहाँ पे 2 सर्कल ले रहा हूं और आपको ये बता रहा हूं कि आप इन दोनों में से कोई एक ही लेंगे। अभी तो इन दोनों सर्कल में कोई फर्क नहीं है, अभी थोड़ी देर में फर्क बन जाएगा। तो आप उन दोनों में से कोई एक ही चूज करेंगे, जो भी आपकी चॉइस हो। हम यहाँ दोनों बता दे रहे हैं, आप जब इसको अप्लाई करेंगे तो इट्स ऑन योर चॉइस कि आप उसमें से कौन सा वाला यूज कर रहे हैं। कौन सा वाला का मतलब ये पहला सर्किल जो हम लोगों ने लिया है, हम इसका रोटेशन ऐसे क्लॉकवाइज दिखा रहे हैं। ये मान रहे हैं कि ये सर्किल पर कोई भी चीज अगर चल रही होगी तो वो क्लॉकवाइज चल रही होगी। दूसरा सर्किल आप समझ गए होंगे कि हम एंटी क्लॉकवाइज लेने वाले हैं, इसका रोटेशन हम लोगों ने ऐसे एंटी क्लॉकवाइज दिखा लिया। ये दूसरा सर्किल एंटी क्लॉकवाइज मूव करने के डायरेक्शन में है और ये पहला वाला सर्किल जो है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। आप कोई भी एक ही यूज करेंगे, आइदर क्लॉकवाइज और द एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद उसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए और अंग्रेजी के अल्फाबेट्स को, उनका जो सीक्वेंस है उसको ध्यान में रखते हुए, इंग्लिश के अल्फाबेट के सीक्वेंस को ध्यान में रखते हुए और इस क्लॉकवाइज सीक्वेंस को फॉलो करते हुए हम लोग इस पर आई, जे और के इंडिकेट कर देते हैं। यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं आई कैप, यहाँ लिख सकते हैं जे कैप और यहाँ लिख सकते हैं के कैप। हम लोगों ने यहाँ लिखा आई, जे, के। आई के बाद इंग्लिश अल्फाबेट में जे आता है, जे के बाद इंग्लिश अल्फाबेट में के आता है। भले ही आप क्लास 11th में पढ़ रहे हैं, हमको जहां तक उम्मीद है आपको एबीसीडी तो याद होगी, वो आप शायद नहीं भूले होंगे। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा वाला एप्पल, सी फॉर छोटा वाला एप्पल, ऐसे करके। तो उसमें आई, जे और के ऐसे ही आता है, तो आई, जे, के हमने लिख लिया। सेम काम हम यहाँ भी कर देते हैं, कहीं से भी हम शुरू कर सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि हम आई यहीं से शुरू करेंगे। अगर हमने यहाँ आई लिखा तो ये आई, ये जे, ये के, आई, जे, के। यहाँ आई लिखा तो आई, जे, के, ऐसे करके कहीं भी लिख लीजिए, बस सीक्वेंस मेंटेन करके लिखिए। उसी तरह से चलिए, हमने यहाँ लिखा आई कैप, यहाँ लिखा जे कैप और ये वाले को लिखा के कैप। अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमने इसमें भी मेंटेन किया है, इसमें भी मेंटेन किया है। उस साइकिल के साथ घूमते हुए हमने आई, जे, के लिख दिया। अब ध्यान से समझिएगा कि इसमें हम लोग ये सारे रिजल्ट्स जो है वो किस तरीके से निकालते हैं। तो वो तरीका ये होता है कि हमको मान लीजिए आई क्रॉस जे निकालना है। हमको ये बोला गया कि आई क्रॉस जे निकालिए। आप ये रिजल्ट मत देखिएगा, आप नजर फेर लीजिए उधर से। पहले यहाँ निकाल लेंगे इस वाले ट्रिक से, फिर आप इधर से वेरीफाई कर लीजिएगा कि हमने सही निकाला है या गलत निकाला है। तो हमने सबसे पहले हमको निकालना है आई क्रॉस जे। उसका तरीका ये है कि आप जो ये पहले लिखा है ना आई, आप यहाँ पहुंच जाइए। तो आप आई पर पहुंच गए। उसके बाद ये दूसरे वाले पे जाइए, जो पहले लिखा है आप पहले वहां पहुंच गए। उसके बाद ये जो दूसरा लिखा है आप दूसरे वाले पे जाइए। तो पहले वाले से आप दूसरे वाले पर जा रहे हैं, तो आप उसी सीक्वेंस में चल रहे हैं जिस सीक्वेंस में आपकी साइकिल चल रही है। जिस तरीके से आपकी साइकिल चल रही है, पहले वाले से दूसरे वाले पर जाते समय आप उसी साइकिल के अलोंग चल रहे हैं। अभी हमने ये वाला लिया, आई पर आए, आई से जे पर गए, तो जिस तरह से हमको जाना पड़ा, साइकिल भी ऑलरेडी उसी तरह से चल रही थी। ये क्लॉकवाइज वाली साइकिल है,
तो हम यहाँ से क्लॉकवाइज गए हैं जे पे, साइकिल भी क्लॉकवाइज है। ठीक, इसमें अगर देखिएगा तो आप आई से जब जे पे जाएंगे तो आप उसी डायरेक्शन में चलेंगे जिस डायरेक्शन में साइकिल चल रही है। आई एम नॉट टेलिंग कि हम क्लॉकवाइज चलेंगे या एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, नहीं, हम क्लॉक और एंटी क्लॉक यहाँ बोल नहीं रहे हैं। हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि हमने जो वाली साइकिल पकड़ी है, चाहे वो ये वाली साइकिल पकड़ी हो, चाहे वो ये वाली साइकिल पकड़ी हो, तो हमने जो वाली साइकिल पकड़ी है ना, उस साइकिल का जो सीक्वेंस है, अब वो चाहे क्लॉकवाइज रहा हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज रहा हो, हमको इस साइकिल पर पकड़ गए, पहले वाले वेक्टर पर खड़े हुए, दूसरे वाले वेक्टर पर चल के गए, तो अगर हम उसी सीक्वेंस में हैं जिस सीक्वेंस में हमारी साइकिल चल रही है, तो यहाँ प्लस होगा, और जो तीसरा वाला वेक्टर बच जाएगा, इन दोनों के अलावा जो तीसरा वाला बचेगा वही आंसर है विथ साइन पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर हम साइकिल के अलोंग चले तो पॉजिटिव, और अभी साइकिल के उल्टा चलेंगे तो वहां नेगेटिव आ जाएगा। तो यहां हम अलोंग द साइकिल है तो पॉजिटिव, यानी किसके लिए ट्रिक हम ये बता देते हैं कि अगर अलोंग द साइकिल पहले वाले वेक्टर से दूसरे वाले वेक्टर पर जाते समय हम अगर अलोंग द साइकिल हैं, अलोंग द साइकिल दैट इज पॉजिटिव, और अपोजिट टू द साइकिल है, मतलब जो साइकिल का सीक्वेंस है उसके इक्वल अपोजिट है, तो वहां नेगेटिव। अभी अपोजिट का क्या मतलब है वो भी देखते हैं। हमने आई क्रॉस जे निकाला, आई क्रॉस जे पर करने के लिए पहले से दूसरे पर गए, हम उसी अलोंग चले जिस अलोंग साइकिल चल रही थी, तो हमारा रिजल्ट आया पॉजिटिव, और जो तीसरा वाला वेक्टर बचा वो यानी के। अगर हमको जे क्रॉस आई निकालना हो, मान लीजिए जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई के लिए हम पहले वाले वेक्टर पे खड़े हो गए जे पर, हम यही साइकिल यूज कर रहे हैं, आप ये भी करके देख सकते हैं। हम जे पर खड़े हो गए जो पहले लिखा हुआ है, और जे से हमको कहाँ जाना है, तो जो दूसरा लिखा हुआ है, यानी कि जे के बाद हमको आई पर जाना है। अब आप ये देखिए कि जब हम जे से आई पर जा रहे हैं तो हमारी साइकिल चल रही है ऐसे, और हम जा रहे हैं उसके उल्टा। जो ये एरो का निशान बना हुआ है ना, ये साइकिल के चलने का डायरेक्शन है। तो हमको जब जे से आई पर जाना है तो हम साइकिल के चलने के उल्टा जा रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ माइनस साइन आएगा, और जे और आई को छोड़ के जो तीसरा बचा है के, वो आंसर हो जाएगा। आप देखिए कि आई क्रॉस जे आया के, और जे क्रॉस आई आया माइनस के। हमने आई क्रॉस जे यहाँ पे के निकाला हुआ है, और जे क्रॉस आई माइनस के निकाला हुआ है बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल को हम लोग यहाँ पे एक ट्रिक में कन्वर्ट कर चुके हैं, जिससे कि हम बहुत इजीली आंसर कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हमारा है कि जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, तो जे पर खड़े हुए, के पर गए, साइकिल के अलोंग है पॉजिटिव, और जो तीसरा बच गया आई कैप। देखिए हमने जे क्रॉस के आई कैप पहले से निकाला हुआ है। बात आप समझ गए होंगे कि के क्रॉस जे जो है ये हमारा माइनस का आई कैप आने वाला है। के क्रॉस जे साइकिल के उल्टा चले, माइनस का आई कैप। तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि ये सारे आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस के, जो भी दो दो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, उसका रिजल्ट हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैग्नीट्यूड की बात मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूं कि मैग्नीट्यूड तो इन सारे केसेस में 1 ही मिलने वाला है, क्योंकि जो दो वेक्टर हम लोग ले रहे हैं उन दोनों का मैग्नीट्यूड 1 ही है। तो ये हमने आज के लेक्चर में सीखा कि हम लोग दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, और उसके साथ साथ ये भी सीखा कि ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है। थैंक यू, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।